गुड इवनिंग मैम। हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। आज हम लोग ग्रेविटेशन शुरू करेंगे, ठीक है। मैम आप एक बार वो वाला क्वेश्चन करवा देते जो मैंने आपको भेजा था। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में वैसे कुछ है नहीं, मैंने बोल उसमें कहाँ कंफ्यूजन हो रही है आपको। एक सेकंड, कहाँ है? मैम वो क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा मैम, मैंने दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली थी। रेशो लोगे ना उनकी चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, कॉमन चीजें हैं क्योंकि मैम रेट। उनकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेना है या फिर काइनेटिक एनर्जी एंड उसका लेना है, उनकी वेलोसिटी, वो मतलब जो डिस्टेंस उन्होंने करी है, कवर हाइट। अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा। फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज एंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय देम। इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो कि ऑप्शंस क्या आते हैं। फिर ऑप्शंस में क्या आ रहा है? मैम जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास था मैम, उसमें इसमें ऑप्शंस नहीं गिवन थे। अच्छा, ठीक है, चलो करा देते हैं।
तो तुम्हारा क्वेश्चन था कि हमारे पास क्या क्या है, एक तो स्फेयर है, दूसरा सॉलिड स्फेयर, और दूसरा सिलेंडर है एक। ठीक है। तो देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करती हूँ, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो दोनों की वजह से बनेगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशन के प्लस की वजह से हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल रोलिंग की वजह से, रोटेशनल की वजह से क्या बनेगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। मैम अब मान सिलेंडर के लिए एम वी स्क्वायर आ जाएगा। एम वी स्क्वायर दोनों में ही लगेगा ना, एम वी स्क्वायर तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यस मैम, मतलब वो टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर के लिए एम वी स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, तो अब मान लो अगर मैं बात करती हूँ सिलेंडर के केस में, है ना, तो हमारे पास सिलेंडर के केस में मास कितना दिया हुआ है, सेम मास है, यस मैम। वेलोसिटी भी दोनों की सेम है। इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर सिलेंडर का। यस मैम। ओमेगा क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी के टर्म में v बाय आर है ना, v इक्वल्स टू यस आर मैम। ओमेगा। तो ओमेगा हो गया v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, तो ये मेरा एम वी स्क्वायर ही आ गया ये तो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये आ गई सिलेंडर की। हाँ, अब दूसरा क्या था अपना, सॉलिड। सॉलिड स्फीयर मैम। सॉलिड स्फीयर में हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मास और वेलोसिटी सेम है। इनर्शिया कितना हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर का, 2/5। 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इस केस में कितना बनेगा बताना जरा। 7/10 एम वी स्क्वायर। हम्म मैम नेट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसकी 7/10 एम वी स्क्वायर। ठीक है, कितनी, 7/10। 10 एम वी स्क्वायर। ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब ये पूछ रहा है कि दोनों कितने मैक्सिमम हाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए क्या लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब अगर उसके पास इनिशियली टोटल काइनेटिक एनर्जी ये है, फाइनल ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, ग्रेविटेशनल मैम पोटेंशियल पोटेंशियल। एनर्जी में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इस वाले केस में एम वी स्क्वायर है, ये हो जाएगा एम जी एच। एम से एम कट गया, तो यहाँ पर हाइट जो आई है वो आया है वी स्क्वायर बाई जी इस वाले केस में। इस वाले केस में ये काइनेटिक एनर्जी जो 7/10 एम वी स्क्वायर है, ये एम जी एच, क्योंकि मास दोनों का सेम है, इसका मान लो ये हाइट 2 आ जाती है। यहाँ एम से एम कट गया, तो यहाँ पर जो हाइट आई वो कितना आ गया, 7 v² बाई जी। इन दोनों का रेशो ले लो, अगर हाइट का रेशो पूछा है, किसका रेशो पूछा है, द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो लेते हैं तो 7/10 आ रहा है, और हाइट का रेशो ले रहे हैं तो भी 7/10 ही आ रहा है ना। देखो, फाइंड द रेशोज ऑफ देयर काइनेटिक मैम वही एनर्जी। रेशियो समझ आ रहा है कि किस किस का रहना है। क्वेश्चन अधूरा लग रहा है बेटा। मैम उसमें तो इतना ही था पेपर में। फाइंड द रेशोज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज एंड मैक्सिमम। मैम 24 का है अप्रैल शिफ्ट का। तो क्वेश्चन एक बार ढंग से देखो, ये नहीं होगा फिर। मैम मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। क्वेश्चन दोबारा देखना है ना, ठीक है। आ जाओ, अब आज के क्वेश्चन पे चलते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, आज थोड़ा सा थ्योरी के बारे, जितना भी उसमें कॉन्सेप्ट है वो सारा समझेंगे ग्रेविटेशन में। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना कि तुम्हें समझ में आ जाए चीजें।
ठीक है, पहले तुम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है इससे पहले? हाँ बोलो। यस मैम। बाकी के बच्चे, धनंजय नहीं आया आज क्लास में? यही हूँ मैम। अमनदीप, सुहानी, अंशिका नहीं आ रही ना आजकल। संध्या आई हो तुम क्लास में? संध्या, कृपा, हर्षित? यस मैम। ठीक है, इस बैच में 3-4 बच्चे ही हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, ये बाकी के। संध्या नहीं आई ना आज भी क्लास में? गुरविंदर, गुरविंदर के नाम से कौन है ये? एक सेकंड, कैमरा थोड़ा सा ठीक है। दीप्ति, तुम्हारे मार्क्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तुम मेहनत ही नहीं कर रही, ठीक है? थोड़ी मेहनत करो, कुछ चेंज नहीं आ रहा, वही मार्क्स आ रहे हैं जो इतने 2 महीने पहले जो आ रहे थे, अभी भी उतने ही आ रहे हैं। गुरविंदर, तुम्हारा क्या चल रहा है भाई? शायद ये दूसरा कोई गुरविंदर होगा, आई डोंट नो। ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन में सबसे पहले अपना क्या आता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट मासेज हैं, ठीक है बेटा, ग्रेविटेशन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं, अगर मेरे पास 2 मास पार्टिकल हैं, अगर ये दोनों r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हैं, ये दोनों मासेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई? एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं विद द सेम फोर्स। जैसे हमने कुलाम्स लॉ में चार्जेस के लिए पढ़ा था, यहाँ पर हम सिर्फ मासेस के लिए पढ़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों मास के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स है, किसके बराबर हो जाता है? g यहाँ पर कांस्टेंट है, m मान लो इसका मास, m2 इसका मास, m1 इंटू m2 अपॉन ये दोनों मासेस आपस में कितनी डिस्टेंस पे हुए हैं उनका स्केयर। ध्यान से सुन लेना, यहाँ से एक सवाल जरूर बनता है, g m1 m2 बाय r स्केयर। याद रखना, ग्रेविटेशन का फोर्स हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव होगा, ठीक है? कैसा होगा भाई? ऑलवेज अट्रैक्टिव, हाँ, इन नेचर। यहाँ पर तुम्हें प्लस नेगेटिव इसकी कोई, जैसे वहां पर करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज होता था, कब अट्रैक्शन होगा कब क्या होगा, यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा? चार्ज जो भी यहाँ पर नेचर रहेगा मासेस का, वो हमेशा क्या रहेगा? अट्रैक्टिव का। तो जितना m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा बेटा, उतना ही m2 जो है m1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है? फिर वहां पर हम लोग इस तरीके से करते थे कि अगर मान लो मेरे पास ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं, तो यहाँ पर 3 मासेस रखे हुए होंगे, सपोज m1 m2 m3, ये भी डिस्टेंस l है, ये भी डिस्टेंस l है, ये भी डिस्टेंस l है। तो किसी भी एक मास पर नेट फोर्स निकालो कितना लगेगा। तो क्या करते थे बेटा, अब यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा देखो कैसे लगेगा। सपोज मुझे m3 पर नेट फोर्स निकालना है, बताओ क्या होगा? m3 पर m2 अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा इधर, यहाँ पर सारे फोर्सेस टुवर्ड्स हो जाएंगे क्योंकि अट्रैक्शन का है। सपोज ये होगा F1, बेटा F2 वाला m3 को इधर खींचेगा, है ना? तो ये फोर्स हो जाएगा F2। क्या F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है? बिल्कुल। मान लो इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 किसके बराबर है? ये सेम मास है, ठीक है? अगर ये सेम मास है तो F1 जो है F2 के बराबर हो जाएगा बेटा। जैसे करते थे m2 m3 में क्या हो जाएगा देखो, g m स्केयर अपॉन कितना डिस्टेंस अपॉन में l स्केयर, यही होगा।
इनके बीच में अगर ये एल 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 एंगल है यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का। तो बेटा यहाँ पर एफ रिजल्टेंट या एफ नेट जो होगा ऑन M3 वाला मास पर विच इज ओनली इक्वल्स टू m, किसके बराबर हो जाएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f1 f2 विच इज एफ स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा √3 टाइम्स ऑफ f, है ना √3 एज इट इज, और f कितना है तुम्हारा gm²/l²। तो ये वाले फोर्सेस सेम उस तरीके से निकल सकते हैं जो अभी तक किसके लिए पढ़ते आए हो, चार्जेस के लिए पढ़ते आए हो, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या रखे हैं, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है इस तरीके से M1 M2 M3 M4। अब मान लो फिर से ये सारे क्या हैं, सेम चार्जेस हैं। मैं कहती हूँ कि यहाँ पर सेंटर पर एक मास रखा है M, इस सेंटर वाले मास पर नेट फोर्स निकालो। क्या निकाल सकते हो सेंटर वाले मास पे नेट फोर्स, क्या नहीं निकाल सकते क्या? M1 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सेम से, M4 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, M2 अपनी तरफ करेगा, M3 अपनी तरफ। F नेट कितना आया M पर, F नेट 0 आ गया, ये लो, है ना। तो यहाँ पर बस याद रखना, यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाना है। बाकी सेम जो हम लोग वेक्टर करके करते थे, यहाँ पर भी सेम ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आ जाते हैं तो बिना घबराए कर लेना, ठीक है। फिर ग्रेविटेशन के बाद यहाँ पर हम निकालते हैं, ये तो हो गए पॉइंट मासेस के लिए। इसके बाद किसके लिए आता है बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, या जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड है। कैसे, वही सेम चीज होगी। देखो कि अगर ये मेरे पास कैपिटल मास रखा हुआ है तो बेटा इसके आसपास एक फील्ड होगी। अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को या टेस्ट मास को इसके पास लेके आऊंगी तो ये टेस्ट मास कितना फोर्स फील कर रहा है, वही क्या है, वही क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स अपॉन टेस्ट मास, करेक्ट। फोर्स अपॉन टेस्ट मास यानी फोर्स कितना था, G कैपिटल M अपॉन, मान लो इनके बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल r² है, M से डिवाइड कर देती हूँ तो M से M कट गई। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आ गया बेटा, देखो G अपॉन r²। यही इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी KQ/r², तो यही मेरी क्या आई है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं E से ही डिनोट कर दे रही हूँ, ठीक है। ये हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई। सिमिलरली अब ग्रेविटेशनल फील्ड जो निकालते हैं डिफरेंट बॉडीज के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कोई भी बॉडी उठ के आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा नया कुछ नहीं पूछेंगे। तो जो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है डिक्टो इसमें चिपका देना, पोटेंशियल के लिए भी और ग्रेविटेशन के लिए भी। बात समझ में आई? अभी पहले डिफरेंट बॉडीज पे जाने से पहले थोड़ा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता था, सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। बट यहाँ पर याद रखना पोटेंशियल किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसीलिए यहाँ पर जो ग्रेविटी पोटेंशियल है नेगेटिव में आएगा। वहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, K∆Q/R। मान लो कि कोई भी Q चार्ज यहाँ रखा है, इस चार्ज की वजह से मुझे इस P पॉइंट पे बताओ कि इस P पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है। इस चार्ज से P पॉइंट की दूरी बेटा R है, तो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लिखते थे, पोटेंशियल एट पॉइंट P K∆Q/R, यही हो जाता था पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब याद रखना पोटेंशियल होगा वो विद साइन रखते थे, अगर ये +Q है तो +Q रखोगे, अगर -Q होगा तो -Q रखते हैं, बताया ना। अगर यहाँ पे ये -Q चार्ज है और मुझे इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -K∆Q/R। याद रखना पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी विद साइन रखी जाएंगी चार्ज के साथ। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं कि बेटा अगर यहाँ पर मेरे पास ये कैपिटल मास M है, इस P पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो कितना आएगा पोटेंशियल एट P, Gm/R। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव, -Gm/R। बात समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी,
Q1 Q2 अपॉन R लिखते थे ना, जिसमें से हम बोलते थे कि KQ1 बाय R को मैं पोटेंशियल भी लिख सकती हूँ, यानी चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। ये वाला फॉर्मूला लिखवाया हुआ है मैंने पोटेंशियल एनर्जी का, याद करो। यस मैम। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, ये फॉर्मूला लिखवाया है। ऐसे ही यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी G m1 m2 अपॉन R हो जाएगी। बट साइन किसका लगेगा बेटा, याद रखना, ऑलवेज साइन नेगेटिव रहेगा। ऑलवेज कह रही हूं मैं, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, हमेशा ऑलवेज रहेगा, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि बाइंडिंग नेचर दिखा रही है, ठीक है, अट्रैक्शन वाला साइन दिखा रही है। अब कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए लिखते हैं। डिफरेंट बॉडीज के लिए बताओ, डिफरेंट बॉडीज कौन कौन सी हैं भाई। रिंग के लिए, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी और पोटेंशियल होता था। सिमिलरली यहाँ पर हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल। क्या फॉर्मूला होता था रिंग के केस में, K कैपिटल Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। यस मैम। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो इसकी एनालॉजी, K की जगह G लगा देना, Q की जगह M लगा देना, x एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एज इट इज की पावर 3/2। इस रिंग का पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। पोटेंशियल बोलो, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, K का जगह G, Q की जगह M, एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। ये रिंग के केस में हो गया बेटा। फिर रिंग के अलावा क्या बनता था बोलो, रिंग हो गई और बोलो डिस्क भी होती थी एक। डिस्क के केस में क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन, सिग्मा वाला, हाँ, सिग्मा 1 1 टू ऑप्शन लॉर्ड 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाए, यहाँ पर सिग्मा क्या था, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता था, डिस्क है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे भी मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा, याद रखना। अगर इसमें एनालॉजी लिखना चाहो ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा चार मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा। अब सिग्मा को क्या लिख सकते हो बताओ। अब देखो जो आप के था 1/4πε0, इसको हम जी के बराबर लिखते आ रहे थे, तो 1/ε0 को किसके बराबर लिख दोगे, 4π के बराबर, ठीक है। तो 2 एज इट इज 1/ε, देखो 1/4, देखो यहाँ पर के था, इसको जी बनाया ना, के को जी बनाया, तो अब इसका मतलब 1/4πε0 पूरा जी के बराबर है। तो 1/ε0 किसके बराबर हो जाएगा, 4πg। तो यहाँ लिख दो 4πg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, देखो बेटा 2 सिग्मा पाई जी 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता था, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड ये हो गया। तो यही हमारा मैग्नेटिज्म में भी यही सेम चीज चलेगी। उसके बाद डिस्क के अलावा क्या आता था, होलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, वो कर लोगे। यस मैम। फिर अपना मैम होलो, डिस्क के लिए आपने पोटेंशियल का बताया, किसका, डिस्क का, डिस्क के लिए डिस्क का पोटेंशियल बताओ क्या होगा। डिस्क के केस में पोटेंशियल बोलो क्या बनेगा, डिस्क के केस में सिग्मा 1 टू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना। मुझे एग्जैक्ट एक सेकंड में कंफर्म भी कर देती हूँ, वेट 1 मिनट का वेट करो। डिस्क के केस में डिस्क का कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पूछा, पहली बात तो। टू, एक सेकेंड वो GM
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, X. हाँ ठीक है, यही हो जाएगा। इसके केस में पोटेंशियल देखो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही होगा ना बेटा? Yes. ठीक है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। तो इसको तुम अपने टर्म्स में, मास के टर्म्स में भी लिख लेना, 1/एप्सिलॉन नॉट चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी चीजें एज इट इज, ठीक है, बस साइन नेगेटिव लगा लेना आगे, हो जाएगा ये। उसके बाद उसके बाद हमारे पास किसका बचता था? इस डिस्क के केस में बस ग्रेविटेशनल फील्ड ही याद कर लेना, पोटेंशियल तक तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो मैं जरूरी नहीं है पोटेंशियल इसका, बेशक याद मत रखना, नहीं पूछेगा कभी भी। ओके, उसके बाद होलोस्फेयर में आओ। होलोस्फेयर में क्या होता था? होलोस्फेयर में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी आउटसाइड के केस में बेटा? आउटसाइड के केस में के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, अगर होलोस्फेयर का रेडियस हम मान लेते हैं आर है, तो हम किसी और पॉइंट पे मान लो यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो ये सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर हो गई, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी हो जाती थी? 0 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पोटेंशियल बोलो इस केस में, पोटेंशियल कितना हो जाता था? के क्यू बाय कैपिटल आर। पोटेंशियल आउटसाइड हो जाता था के क्यू अपॉन आर, सॉरी आउटसाइड के लिए स्मॉल आर है ना, के क्यू बाय स्मॉल आर। पोटेंशियल इनसाइड कितना हो जाएगा बेटा? इनसाइड के कैपिटल क्यू बाय कितना होता था, जल्दी बोलो। जो सरफेस पे होगा, जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा, के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर, है ना? याद है कि सब ऊपर से आ रहा है? याद है ना? हाँ, तो अब इस केस में तुम मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड का बताओ। ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड gm बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड 0, पोटेंशियल आउटसाइड माइनस gm बाय आर, पोटेंशियल इनसाइड माइनस gm अपॉन कैपिटल आर। देखो हर कहीं नेगेटिव लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना सॉलिड स्फीयर होता था, बोलो। सॉलिड स्फीयर में बस इनसाइड का चेंज होता था बेटा, बाकी आउटसाइड का तो सेम ही रहेगा। सॉलिड स्फीयर मतलब यहाँ पर जो चार्ज था वो पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था, करेक्ट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के केस में कितनी होती थी बताओ जल्दी? के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। आर कहाँ से डिस्टेंस लेते थे? आर इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये स्मॉल आर है ना, ये स्मॉल आर हो जाएगी, याद है ना? और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इस पूरे की रेडियस आर है। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ओके, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड भी यही हो जाएगी, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, करेक्ट बेटा। आर रेडियस याद रखना, कैपिटल आर रेडियस है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, दूसरा अब पोटेंशियल बताओ इनसाइड क्या होता था? के क्यू बाय आर। ये इसका है ना, सॉलिड वाले का, इसका अंदर क्या होता था पोटेंशियल इनसाइड वाले में? वो बड़ा सा एक होता था ना फॉर्मूला सा, पोटेंशियल बोलो, माइनस, सॉरी, के कैपिटल क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा इनसाइड में? माइनस जीएम अपॉन 2 आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 8 सेंटर, सेंटर पे क्या हो जाता है? सेंटर पर स्मॉल आर 0 हो जाएगा,
तो पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 3/2 टाइम्स, है ना, टाइम्स ऑफ Gm/r। देखो यही हो जाएगा, उसमें 3/2 टाइम्स ऑफ KQ/r हो जाता है, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम है। तो सेम इनकी एनालॉजीज बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, वेरिएशन। मैं एक बार बताना फॉर्मूला। एंड मैम आउटसाइड के लिए? आउटसाइड के लिए सेम रहेगा ना, आउटसाइड के लिए सेम रहेगा, KQ/r। मैम ये ब्रैकेट वाला किसका है, -3/2 वाला? सेंटर पे R 0 हो जाता है ना, स्मॉल r, भाई सेंटर यस। पे, हाँ सेंटर पे स्मॉल r 0 हो गया, तो सेंटर पे स्मॉल r 0, तो सिर्फ 3/2, ये एक r से r स्केयर कट जाएगा, तो एक r बच जाएगा, तो सेंटर पे ये बचेगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा इस सॉलिड स्फीयर में। ओके ओके, इसके बाद फिर अपने कौन से केसेस बनते हैं, वेरिएशन इन ग्रेविटी, है ना बेटा, वेरिएशन इन जी। अब देखो वेरिएशन इन जी की बात कर रहे हैं हम, जी है क्या, अभी आपने क्या बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या था, फोर्स को अगर टेस्ट मास से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाती है। फोर्स मेरा क्या था, जी कैपिटल एम। अब मैं अर्थ के केस में बात कर रही हूँ, अर्थ के केस में बात करते हैं, ठीक है ओके। सपोज करो मेरे पास ये अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, अर्थ का मास ये है, ये अर्थ की मेरे पास रेडियस है REE, ठीक है। यहां पर मेरे पास कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है। क्या इन दोनों के बीच में, अर्थ के मास और इस पार्टिकल के मास के बीच में फोर्स लगेगा, क्या फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, लगेगा कितना, G यस मैम। मास ऑफ अर्थ स्मॉल m अपॉन इन दोनों मासेस के बीच की दूरी जो कि अर्थ का रेडियस है RE का स्क्वायर। तो ये तो फोर्स आया। ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी, मास से डिवाइड कर दोगे आप, यस मैम। m से m कैंसिल हो गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड आई GME अपॉन RE स्क्वायर। तो ये अर्थ की क्या है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, यस मैम। ये अर्थ की यस। ग्रेविटेशनल फील्ड है। और अगर इसी में मैं मास, अर्थ का मास रख दूं, अर्थ की रेडियस रख दूं, तो इसी को कैलकुलेट करने पर क्या आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स देख लो ना इसकी, इसकी यूनिट किसकी होंगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट, एक्सीलरेशन ही तो है ये, क्या है, फोर्स अपॉन मास, एक्सीलरेशन ही तो बना, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास क्या बना, एक्सीलरेशन। तो ये सिर्फ ये जो आया है फोर्स अपॉन मास करके, ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड आई है। तो ये याद रखना कि मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का स्मॉल g का फॉर्मूला क्या है, Gm/r स्क्वायर। जिस प्लैनेट के लिए पूछे उस प्लैनेट का मास लगा दो, उस प्लैनेट की रेडियस ऑफ अर्थ लगा दो, स्मॉल g की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यस मैम। वेरिएशन इन जी। अब देखो अब ये ग्रेविटी की जो वैल्यू आई है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तुमने यहाँ पर देखो रेडियस ऑफ अर्थ यूज करा है RE, यहाँ पे देखो आपने जो मास लिया हुआ है वो कहाँ लिया हुआ है, सरफेस पे लिया हुआ है ना, तो RE यूज की है, तो वैल्यू हमारे पास कितना आया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लो मैं ऊपर चली जाती हूँ, थोड़े हाइट पे चली जाती हूँ, तो ये RE चेंज होगा, बात समझ में आई। मान लो अगर आपने कोई पार्टिकल यहाँ रख दिया M1, अब इस M1 और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, देखो आप लिखोगे जो G ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके बराबर है, Gm/r की। सुनो मेरे पास अब ये अर्थ है, अर्थ का मास ME, ये अर्थ की रेडियस R। अब की बार पार्टिकल सरफेस पे ना रख के यहाँ रख दिया M1। अब ये पार्टिकल यहाँ से कितनी हाइट पे है, मान लेते हैं h हाइट पे। इस केस में आप G डैश कितना, इसमें अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लिखोगे कि मतलब कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, आप लिखोगे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगा G मास ऑफ अर्थ
अपॉन में कितना डिस्टेंस है भाई, बताओ आपकी बात। आर लिखोगे, R आर plus H. प्लस एच का होल स्क्वायर लिखोगे ना भाई। Yes, यही तो ma'am. मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही था ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। Yes. लेकिन आर जो डिस्टेंस है उसका मतलब क्या था, दो पार्टिकल जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। तो अब तुम यहाँ पर देख रहे हो यही ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने तुम्हें जी बताई है। तो यहाँ पर ये जी की वैल्यू कितनी आ रही है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो क्या अब की बार ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू चेंज होगी ना, अब 9.8 नहीं आएगी, अब कुछ और वैल्यू आएगी। तो इसी वजह से क्या होता है, हाइट की वजह से हमारे पास जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू चेंज होगा। बात समझ में आ रही है बेटा, Yes, ma'am. कुछ चीज समझ में आ रही होगी। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द हाइट वेरिएशंस आती हैं। तो सबसे पहले लिखो हाइट में क्या वेरिएशन मिलेगी, वेरिएशन इन हाइट, ठीक है। थ्योरी आज करवा दूंगी, कल न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, करने के लिए दूंगी, ट्राई करना। वेरिएशन इन हाइट, हाइट में क्या वेरिएशंस आएंगे। एक मिनट रुकना। मैम लास्ट स्लाइड पे जो आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखवाया है वो और ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला सेम है? हाँ सेम ही तो है, अभी तो दिखाया ना, सेम चीज है ये। स्मॉल जी और ये ग्रेविटेशन फील्ड एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो मैम वो फील्ड और वो एक्सेलरेशन है दोनों सेम ही है? सेम है, सेम है, ठीक है, सेम चीज है, सेम ही तो है, सेम चीज है, ठीक है। अब वेरिएशन इन हाइट, अब हाइट में क्या वेरिएशंस आएंगी इसमें देखते हैं। हाँ वेरिएशन इन हाइट, अरे अरे यार, ठीक है। हाँ अब हाइट में वेरिएशंस देखेंगे कि क्या आती है। तो देखो अभी तुमने देखा जी की वैल्यू क्या लिखी, एच हाइट ऊपर जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है किसका, किसी एच हाइट पर ग्रेविटी का, यही फॉर्मूला यूज करना है। कब, अगर एच की वैल्यू इज कंपेरेबल विद एच, सॉरी विद आर, यानी अगर एच की वैल्यू आर के साथ कंपेरेबल है ना, या तो नियरली इक्वल्स टू आर है या एच से या आर से बड़ी है, मान लो एच की वैल्यू आर है, 2r है, r/2 है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट। वेट, अगर मान लो एच की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू आर, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है बेटा, जी एच किसी एच हाइट पर क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस 2h अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। मान लो अगर हाइट में दे देती हूं 50 मीटर, 60 मीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो भाई 6400 किलोमीटर में 30-40 किलोमीटर ऐड भी कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बहुत स्मॉल है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होगा, याद रखना। स्पेसिफिक कंडीशन बता दी है, कंडीशन कि एच बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। और मान लो अगर तुम्हें पेपर में यही नहीं दिया है कि एच छोटा है एच बड़ा है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ एच इज नॉट गिवन। तो एज्यूम करके नहीं चलना है, अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, आर प्लस एच Yes, का हो, ma'am. ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला केस क्या बनता है, वेरिएशन इन डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है बेटा, बोलो। अभी तो ऐसे था कि जैसे मान लो अभी सरफेस से हाइट में ऊपर की तरफ उड़ रहे हो, तो जैसे मान लो किसी माउंटेन में चले गए, माउंटेन पर चले गए, ऊपर जा रहे हो, तो धीरे धीरे वहां पर ग्रेविटी कम होने लगेगी, ठीक है। अब डेप्थ यानी अब आप अर्थ के अंदर जाना चाहते हो, अर्थ के अंदर, यानी ये मेरी अर्थ है,
ये अर्थ का सरफेस होगा भाई, ठीक है, ये सेंटर है अर्थ का, ये मेरी रेडियस हो गई अर्थ की, ठीक है। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि आप डी डिस्टेंस अंदर आ गए, यहां पर आ गए आप, यानी अर्थ की सरफेस से डी डिस्टेंस अंदर आ गए। तो अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बताओ यहाँ इस पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कितनी ग्रेविटी होगी यहाँ पर, बताओ मुझे कितनी ग्रेविटी होगी यहाँ पर, क्या फॉर्मूला लगाओगे अब आप? में R माइनस हो जाएगा। R minus D equals है ना, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाय कैपिटल आर, करेक्ट बेटा? ये फॉर्मूला लगा दोगे, ये फॉर्मूला एक्यूरेट फॉर्मूला है, किसी भी कंडीशन में लगाया जा सकता है, ठीक है, ये एक्यूरेट फॉर्मूला या एग्जैक्ट फॉर्मूला अपना फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, तुम्हें ये फॉर्मूले दोनों आने चाहिए। फिर उसके बाद देखो, अभी मैं यहाँ से क्वेश्चन ले आई थी, एक मिनट लास्ट में देख, अभी तुम्हें बहुत थ्योरी करानी है। अच्छा ओके, इसके बाद फिर थर्ड वाली अपनी वेरिएशन आती है, कौन सी? वेरिएशन इन ड्यू टू रोटेशन, अर्थ रोटेट करती है ना, है ना, यस। अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या वेरिएशन आती है, देखो जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्केयर कॉस स्केयर थीटा। एक सेकेंड में फॉर्मूला कंफर्म कर लेती हूँ। ओमेगा स्केयर है किसी को, ठीक है, तो थीटा क्या है यहाँ पे, ये वो एंगल है जो तुम्हारी अर्थ किसके साथ बनाएगी, ठीक है, आर ओमेगा स्केयर कॉस स्केयर थीटा, आर बड़ा कर लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आर इज योर रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा स्केयर इज योर एंगुलर वेलोसिटी जिससे अर्थ रोटेट कर रही है। अब बात आई कि यहाँ पर ये थीटा एंगल क्या है, तो देखो थीटा एंगल क्या होगा भाई, क्या होगा थीटा एंगल, कोई बता सकता है? दिल्ली वालों, तुम्हें तो तुम्हारी जब छुट्टियां थी कराया था, ये हमारा क्या होगा, अर्थ का इक्वेटर होगा, है ना बेटा, ये इक्वेटर है, यहाँ होता है अपना पोल, राइट, याद है ना, पोल, आर्कटिक सर्कल एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पर है, पोल्स पे ही तो है, यस ठीक है, ये अपना पोल है, ओके, ये अपने दो पॉइंट है इक्वेटर के। तो जो ये एंगल थीटा लिया गया है, ये एंगल थीटा कहाँ से लिया गया है, इक्वेटर से, यानी मान लो मैं कहती हूँ कि मुझे इस ए पॉइंट पे बताओ कि यहाँ पर ड्यू टू रोटेशन क्या जी की क्या वेरिएशन आई है जी में, तो अब आप ये करोगे, सेंटर पे पहले इस पॉइंट को मिलाओगे। अब बात आई कि एंगल कहाँ से लेंगे, तो एंगल कहाँ से लेंगे भाई, इक्वेटर से, ये एंगल थीटा, एंगल हमेशा कहाँ से लिया जाएगा, इक्वेटर से लिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, थीटा कहाँ से एंगल है, इक्वेटर से, लिख भी देती हूँ, ओके। तो अब देखो, अगर ये इक्वेटर का एंगल है तो एट पोल पे क्या हो जाएगी वैल्यू, एट पोल, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा एट पोल, तो मेरे पास जी डैश किसके बराबर हो गई बेटा, जी के बराबर, क्योंकि कॉस 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 मतलब जीरो, ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो जी डैश इक्वल्स टू जी के बराबर एट इक्वेटर। इक्वेटर पे थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, तो जी डैश किसके बराबर आ जाएगा, देखो जी माइनस आर ओमेगा स्केयर, तो इसका मतलब जी में से कुछ वैल्यू घट रही है ना भाई, ग्रेविटी जी जो सरफेस पर है, ये जी जो लिख रही हूँ यहाँ पे, ये समझ जाना, ये सरफेस वाली है ना, देखो बेटा यहाँ पर ये जो जी लिखी है ये सब सरफेस वाली है, ठीक है, तो इसका मतलब इक्वेटर पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है, सरफेस में से कुछ टर्म माइनस करने के बाद लिखी जाएगी, ठीक है, यस बोलो, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्केयर, बोलो, ओके। तो मुझे बताओ ग्रेविटी की वैल्यू किस पॉइंट पे जाता है, पोल पे या इक्वेटर पे, पोल पोल पे, है ना, पोल पे ज्यादा है और इक्वेटर पर ग्रेविटी की वैल्यू कम है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो वेट के साथ क्या होगा, तो पोल से इक्वेटर की तरफ आते वक्त वेट क्या होगा, घटेगा, वेट डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जी की, हाँ, बिकॉज जी की वैल्यू
कम हो गई। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएशंस हो गए हाइट में और डेप्थ में। उसके बाद बेटा एस्केप वेलोसिटी आती है, जगह तो इसमें दिख नहीं रही, छोड़ो, मैं यहाँ पर ये जो छोटी छोटी जगह बच रही है इनमें करा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ये क्वेश्चन जो बीच में लगे हैं इन्हें सॉल्व करके देखना। वी एस्केप, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी बोलो। एस्केप वेलोसिटी एनर्जी चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन को पार करने के लिए। हाँ, कि अगर हम किसी भी अर्थ की सरफेस से, देखो मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अभी तुमने देखा कि अगर कोई भी मास पार्टिकल है उसके अराउंड अपना एक खुद का ग्रेविटेशन फील्ड होगा जिसमें कोई भी टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो अपनी अर्थ का भी खुद का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए पार्टिकल के पास एक पर्टिकुलर क्या चाहिए होगी? एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, तब जाके इस फील्ड को वो क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो इस फील्ड को अगर किसी पार्टिकल ने क्रॉस करना है, अब मान लो तुमने पार्टिकल को, सपोज करो प्रोजेक्ट कहां से कर रहे हो? सरफेस से, तो ये पार्टिकल स्मॉल m है जिसको आप कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो बेटा? सरफेस से। तो जब भी हम एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब भी तुम ग्रेविटेशन में वेलोसिटी की बात सुनो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। ठीक है, जब तक सैटेलाइट की बात ना आए। सैटेलाइट के टर्म्स में हम ऑर्बिटल की बात, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करेंगे। अगर सैटेलाइट के अलावा कहीं और कहीं और वेलोसिटी का टर्म यूज हो रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी कंजर्वेशन से सवाल निकलेगा। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। करेक्ट। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इस मास को आप इनिशियल कुछ वेलोसिटी तो दोगे, तो मान लेते हैं हमने इनिशियल वेलोसिटी इसको कुछ vi दी। अब यही वो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको देने से पार्टिकल क्या करेगा? इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगा। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ ये है मेरी हाफ mvi²। बताओ अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस पार्टिकल के पास? g, मास ऑफ अर्थ, इसका खुद का मास अपॉन सरफेस पे बैठा हुआ है तो रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू, अब देखो मुझे इसको इस अर्थ के फील्ड से बाहर फेंकना है। अगर ये अर्थ के फील्ड से बाहर चला गया तो क्या अर्थ का मास और उस पार्टिकल का मास आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे? आपस में इंटरेक्शन नहीं होगी ना भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, इसका मतलब अब उस मास के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रही। बात समझ में आ रही है? भाई उसकी फील्ड से बाहर चला गया, अगर उसकी फील्ड से बाहर चला गया इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी? देखो न्यूक्लियस में बात करो। अब सुनो, जब आपने अभी न्यूक्लियस पढ़ा था, न्यूक्लियस में आपने इलेक्ट्रॉन को देखा था। इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, लेकिन जब वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है जहां n की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, वहां पर पार्टिकल किस स्टेट में चला जाता था? इलेक्ट्रॉन अनबाउंड स्टेट में ना, अनबाउंड स्टेट में। n इंफिनिटी मतलब पार्टिकल जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो अनबाउंड स्टेट में है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी इलेक्ट्रॉन के पास? बोलो। 0। हाँ, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती थी ना, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। बाकियों के केस में तो नेगेटिव थी भाई, याद है ना? हाइड्रोजन के केस में एनर्जी निकाली थी नेगेटिव -13.6 -10.2 माइनस समथिंग। और जब n इंफिनिटी हो गया मतलब पार्टिकल अनबाउंड स्टेट में चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, कितनी? 0। तो इसी तरीके से यहाँ पर सेम चीजें अप्लाई होंगी कि यहाँ पर भी जो पार्टिकल था, मास पार्टिकल, पहले अर्थ के साथ बाउंड्री स्टेट में था, अगर वो अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, इसका मतलब उसका जो r है वो टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया। r मतलब रेडियस, डिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी हो गया, मतलब अब अर्थ और उस पार्टिकल के बीच में कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है मतलब पार्टिकल फ्री है, फ्री है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बात समझ में आई? r टेंड्स टू इंफिनिटी, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मान लो पार्टिकल कहाँ जाके फाइनली, तो जो आपने वेलोसिटी दी है फाइनली जाके वो वेलोसिटी 0 तो होगी।
मान लेते कहीं जाके इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो अब इस केस में देखो क्या हुआ, हाफ एम वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ m अपॉन आर ई। आ गया ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। हेलो बेटा, यस ये मैम। काइनेटिक Yes, एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। अब देखो एक तो ये वैल्यू आ गई, अब मैं इसमें r से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ से डिवाइड कर देती हूँ। तो देखो ये वैल्यू क्या बन गई, gm अपॉन आर ई स्केयर मल्टीप्लाई स्मॉल m मल्टीप्लाई आर ई। कुछ इस तरीके से रीअरेंज कर दिया मैंने। तो मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई, देखो ये स्मॉल g हो जाएगा, m स्मॉल g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये काइनेटिक एनर्जी चाहिए अगर मुझे किसी भी पार्टिकल को क्या करना है, अर्थ से एस्केप कराना है। तो एक तो फॉर्मूला ये आया। ओके, दूसरा मुझे अभी एस्केप, ये तो आया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सवाल ज्यादातर वेलोसिटी पे पूछा जाता है कि एस्केप वेलोसिटी कितनी है। तो अगर एस्केप वेलोसिटी निकालनी है तो देखो हाफ एम वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई, बस इतना आया था ये वाली इक्वेशन। बस m से m कट गया, वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, फिर से यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, कितना 2, इसको g बना सकते हो r स्क्वायर बना के, एक r बच जाएगा विच इज r, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया बेटा, 2g r और एक कितना आया 2gm अपॉन r। दो फॉर्मूले आ गए एस्केप वेलोसिटी के। यस मैम। yes, ma'am. किसी को दिक्कत है यहाँ तक, दीप्ति? नो मैम। नो मैम। नो हाँ। मैम। ठीक है, तो ये हमारे एस्केप वेलोसिटी दो फॉर्मूले आ गए। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा mgre। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी को mgr के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक चीज, पोटेंशियल एनर्जी को mgr भी लिख सकते हैं, वो सिखा दिया मैंने, है ना। पोटेंशियल यस एनर्जी मैम। वेट यस ना, mgr के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस किस चीज पे तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है। बताओ किस किस चीज पर डिपेंड करेगी। पार्टिकल को कितनी हाइट से फेंका है, क्या इस चीज पर डिपेंड करेगा, ध्यान से आंसर। यस मैम। नो मैम। पार्टिकल को किस हाइट से फेंक रहे हैं, क्या इस पॉइंट पर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करेगी। नो No, मैम। ma'am. क्यों भाई, आंखों से मैम अंधे। फॉर्मूला में करेगी मैम डिपेंड, क्योंकि आर पे डिपेंड कर रही है ना। हाँ दिख नहीं रहा तुम्हें, मतलब वो आर तो अर्थ ही है ना। अबे तो मैंने सरफेस से करा है ना। अगर मैं पार्टिकल को सरफेस की जगह इस हाइट से प्रोजेक्ट करूं, जो कि सरफेस से h हाइट ऊपर है और सेंटर से रेडियस, टोटल हाइट सेंटर से कितना हुआ आर ई प्लस एच। अगर R आप plus यहाँ से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। अब इनिशियल पोटेंशियल आर ई प्लस एच होगी ना। यस मैम। आप किस हाइट से Yes, ma'am. पार्टिकल को फेंक रहे हो उस पर तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करेगी। तो डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, कि किस हाइट पे प्रोजेक्शन हो रहा है उस पर तो डिपेंड करेगा। और बोलो क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगी, या आपने किस एंगल पे फेंका है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल पे कोई डिपेंड नहीं करेगी कि आप किस एंगल में फेंक रहे हो। ठीक है, तीसरा, क्या किस मास को फेंका जा रहा है, क्या छोटा मास फेंका है, भारी चीजें फेंकी हैं, क्या इस चीज पर नो मैम डिपेंड। नहीं करेगी उस पे। हाँ, तो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोजेक्टेड मास, है ना। यस मैम। तो जिस मास को हम Yes. फेंकेंगे, या तो एक बॉल फेंक दो या एक हाथी फेंक दो, दोनों को सेम वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, अर्थ से बाहर निकलने के लिए। तो ये हो गई एस्केप वेलोसिटी। पोटेंशियल, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना आना चाहिए और मैं यहाँ सिखा चुकी हूँ वो कैसे लगाना है। ठीक है, ये रहा बस। ओके, उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी भाई, सैटेलाइट आता है उसके बाद। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, मान लो
ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, सपोज ये मेरे पास क्या है, अर्थ है भाई, अर्थ के पास क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, जिन ऑर्बिट्स में अपनी सैटेलाइट होती है। आजकल जो तुम्हारा ये जीपीएस चल रहा है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, ये सब कहाँ से चल रही है, तुम क्लासेस ले पा रहे हो, ये सब जीपीएस के थ्रू ही तो है ना, यस मैम। सैटेलाइट्स के थ्रू ही चल रहा है सब कुछ। तो हाँ, कहाँ थे हम, तो ये है हमारे ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में होते हैं हमारे सैटेलाइट्स, है ना, इनमें अपने सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो अब और इस सैटेलाइट के पास क्या होगा, देखो अब ये सैटेलाइट है भाई, अब सैटेलाइट इस अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो बेटा घूम रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। यस मैम। अब्दुल्ला, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है उसके पास कितने तरीके की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होती है? सर्कुलर और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, है ना। तो इस पार्टिकल के पास भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, करेक्ट। तुम्हारा जो ये यस मैम। घूम रहा है सर्कुलर सैटेलाइट, ठीक है, इसके पास भी अपने हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ओके, हमें निकालनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है। अब देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस फोर्स की वजह से आएगी भाई, अगर मेरे पास बीच में एक अर्थ है तो इन दोनों के बीच में एक तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा होगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल में बन रहा होगा। भाई सेंट्रीपिटल क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, यस मैम। सेंट्रीपिटल फोर्स वही फोर्स है, नेट फोर्स जो होगा सेंटर की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, देखो जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर नॉट का स्केयर। अब ये आर नॉट क्या है, कोई बताएगा, आर नॉट क्या है बेटा? मैम अर्थ और सैटेलाइट के बीच का गैप। हाँ, अगर ये अर्थ है, देखो ध्यान से सुनना, ये अर्थ है और ये अगर सैटेलाइट है, तो ये अर्थ से सेंटर, देखो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लिए मैंने, तो ये अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा अगर मैं ये आर लिख रही हूँ, दिस स्मॉल आर शुड बी इक्वल्स टू आर ई विच इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच। एच समझ में आ गया क्या है, एच सरफेस से लिया होगा, देखो इस तरीके से, ये अर्थ है, ये मेरा सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट यहाँ अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, बस यही एच लिख लेते हैं जहां से आंसर हो जाता है पूरा गड़बड़। हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए होता है, अर्थ के सेंटर से, तो ये अर्थ की जो आर ई वाली डिस्टेंस है इसे मत भूलना। तो यहाँ पर जो आर नॉट है मैंने लिखवा भी दिया है, किसके बराबर है, आर ई प्लस एच। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, हाँ ठीक है, आर रेडियस ऑफ अर्थ, एच क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ, हाँ हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस, किसकी सरफेस कहने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम अर्थ की सरफेस। तो ये फॉर्मूला हुआ मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड का। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी अब, mv स्केयर अपॉन आर नॉट, ठीक है बेटा। एक आर नॉट से आर नॉट उड़ गया, तो एक स्मॉल एम से स्मॉल एम उड़ गया, तो मेरे पास यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर आई, अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर नॉट आ गया, देखो। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, क्या किस कितनी हाइट पर सैटेलाइट को पहुंचाना है उस पर डिपेंड करेगा, हाइट Yes, ऑफ ma'am. सैटेलाइट, बिल्कुल। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड करेगी, अर्थ की रेडियस पर डिपेंड करेगी, Yes, ma'am. हाँ रेडियस ऑफ अर्थ पर भी डिपेंड करेगी, कितनी हाइट पर पहुंचाना है उस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इन चीजों पर तुम्हारी सैटेलाइट की वेलोसिटी डिपेंड करेगी। तो इसीलिए जो भी सैटेलाइट होता है अगर वो अर्थ से ज्यादा दूर की दूरी पर है, अर्थ से ज्यादा नजदीक है, हर सैटेलाइट के पास एक अलग वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है अपने सैटेलाइट का, जहां से हमने वेलोसिटी तो पढ़ ली है, ठीक है। अब इसमें हम्म
मेरे को ज्यादा पेज लगा दिया, तुम्हें ज्यादा डीपली पढ़ा दिया, दूसरे बैच में तो 4 शीट में भी चल गया था काम। ओके रुक जाओ, इसी में पढ़ा देते हैं छोटा छोटा करके। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? सैटेलाइट्स। ठीक है, आ जाओ सैटेलाइट पे चलते हैं। ओके अब देखो, मान लो अगर किसी भी सैटेलाइट के पास वेलोसिटी, मान लो कोई सैटेलाइट है जिसको आपने प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर दे दी, उसका पाथ कैसा होगा? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टर। हाँ, मतलब पाथ ऑफ सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर ऑर्बिट। कैसी ऑर्बिट में घूमेगा? तो वो सैटेलाइट घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, ध्यान से सुनो, इसी सैटेलाइट को एस्केप वेलोसिटी दे दी, तो उस सैटेलाइट का पाथ क्या होगा? क्या होगा बेटा? पैराबोलिक। कैसी ऑर्बिट में घूमेगा? पैराबोलिक ऑर्बिट। ठीक है, यस मैम। अगर आपने प्रोजेक्शन वेलोसिटी, किसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी समझ रहे हो ना, सैटेलाइट को जब प्रोजेक्ट किया था तो एक वेलोसिटी देते हो ना, अगर वो अब की बार एस्केप से ज्यादा कर दी, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा कर दी, तो अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा? लीनियर। पाथ ऑफ सैटेलाइट हाइपरबोला। हाइपरबोलिक मतलब समझ रहे हो कि स्टार्टिंग से हाइपरबोलिक जाएगा और फिर हाइपरबोलिक होते हुए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके कहीं इन्फिनिटी पर चला जाएगा, है ना बेटा? कहीं इन्फिनिटी पर चला जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो पैराबोलिक और ज्यादा। ओके, अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है बट एस्केप वेलोसिटी से कम है, ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ज्यादा है बट एस्केप वेलोसिटी से कम है। ठीक लगाएं, देखो एक बार ये साइन, v नॉट से तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है, सॉरी, तो ये तो v नॉट ज्यादा हो गया ना, देखो v नॉट से ज्यादा है प्रोजेक्शन वेलोसिटी बट एस्केप से कम है। इसको बीच में लिख लूं क्या, प्रोजेक्शन वाली को? एक मिनट, ठीक है मामा, आ गया समझ। नहीं नहीं, फिर तुम बाद में पढ़ोगे तो कुछ गलत पढ़ लोगे ना। v नॉट, यहां लिखती हूँ मैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी। अब बताओ, प्रोजेक्शन वेलोसिटी बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ज्यादा है, ठीक है, बट एस्केप से कम है। अब ठीक है साइन, देखो जरा अब्दुल्ला, यस मैम। क्या समझ में आ रहा है? एस्केप वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी बट लेस देन एस्केप वेलोसिटी, करेक्ट? मैम जो हमारी प्रोजेक्शन वेलोसिटी होगी मैम ऑर्बिटल से ज्यादा होगी बट एस्केप से कम होगी। यही पढ़ा जा रहा है ना, ठीक है। Yes, ma'am. तो इस केस में तुम्हारा पाथ क्या होगा? इलिप्टिकल। क्या होगा? इलिप्टिकल Yes. ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। पैराबोलिक और हाइपरबोलिक तो एस्केप के केस में है, बराबर है तो पैरा, अगर एस्केप से भी ज्यादा होगी तो हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक मतलब थोड़ा सा इतना राउंड लगा के आएगा और फिर एकदम से अर्थ की ग्रेविटी से ही बाहर चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, मैम लीनियर नहीं जाता, हम्म, लीनियर नहीं होगा किसी केस में। लीनियर तो नहीं है भाई, लेस देन द सैटेलाइट मूव्स इन द इलिप्टिकल, नो, नहीं,
मैम लीनियर पाथ क्या होगा? ऑर्बिटल, सर्कुलर, यही तो होते हैं। हाँ बोलो धनंजय। मैम येलो वाला बताना, क्लास ली हुई थी। अच्छा, येलो वाला ये है कि अगर मेरे पास प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑर्बिटल से तो ज्यादा है बट एस्केप से कम है, तो किस ऑर्बिट में घूमेगा? इलिप्टिकल में। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ रहे हो क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी यस क्या है? मैम। क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी? द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद विच द सैटेलाइट मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, कि अर्थ की सरफेस से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से अगर आपके सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो बेसिक है। तो मैम जब प्रोजेक्ट करते हैं सैटेलाइट को तो हम उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं। हम्म, मैम जब हम सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ से तो मैम हम उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं। वेलोसिटी तो हम कैसी भी नहीं देते, वो तो वर्टिकली जाता है ना, वो तो ड्यू टू वो उसकी वजह से जो गैसेस रिजेक्ट आउट होती हैं उसकी वजह से जाता है वो तो। तो मैम फिर यहाँ पे लिखा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी होगी, हाँ, तो मैम हॉरिजॉन्टल कैसे देते हैं हम? आगे अभी जब इनिशियली जाता है ना तब तो ऐसे ही जाता है वो। उसमें देखो बहुत लंबा सिनेरियो, उसमें हमारे पास दो तरीके के होते हैं ना उसमें। जब हम उस व्हीकल में लेके जाते हैं तो दो तरीके के होते हैं, तो एक बार जब एक वाला हट जाता है ना, दो पाथ होते हैं ना उसके, तो एक वाला रिमूव हो जाता है, जब दूसरा वाला जाता है ना उस केस में हम हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी को देखते हैं। ठीक है, वो वाला अभी तुम सिनेरियो रहने दो। ठीक है, एक मिनट रुको, इसके बाद क्या पढ़ना था? सैटेलाइट हो गया। हम्म, मैम केपलर्स लॉ भी होता है। अभी रुको। मैम ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था, भेज दूं? हम्म, सुनो, क्या कह रहे थे आप? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का बोल रहे हो ना? देखो, जो सैटेलाइट होता है, यहाँ से सैटेलाइट थोड़ी उड़ता है, यहाँ से क्या जाता है? सरफेस से रॉकेट, है ना? रॉकेट एक सैटेलाइट को लेके जाता है, बात समझ में आई? रॉकेट सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाएगा, उसके बाद रॉकेट का जो एक वो होता है ना पार्ट, वो अलग हो जाता है ना? भाई ऐसे ही तो होगा, पहले रॉकेट उड़ेगा ऐसे ऊपर 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 ऊपर, ऐसे रॉकेट उड़ेगा। रॉकेट का फिर एक पोर्शन अलग हो जाता है जिसमें से फिर सैटेलाइट जो होता है उस सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है। समझ में आया? पर्टिकुलर हाइट पे गया रॉकेट, रॉकेट पर्टिकुलर एक हाइट पे जाने के बाद तुम्हारे इस सैटेलाइट को थ्रो करता है। अब जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो यहां से मिलेगी, यही है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। अब्दुल्ला कहाँ गया ये? गायब? नहीं मैम यहीं पे हूँ। हाँ, तो ये सैटेलाइट की वेलोसिटी है ना, जब यहां से जो उड़ता है वो रॉकेट होता है ना, 2 स्टेज रॉकेट हो गया, 3 स्टेज रॉकेट हो गए, तो वो रॉकेट अलग हो जाता है आधे रास्ते में जाने के बाद, सैटेलाइट फिर उसके बाद निकलता है कुछ हाइट पे जाने के बाद। मैं वो कह रही थी ना, वो दो चीज होती है, एक निकल जाती है फिर दूसरी जाती है, तो वो रॉकेट था, है ना? तो रॉकेट एक पर्टिकुलर हाइट तक सैटेलाइट को लेके जाएगा, वहां से सैटेलाइट रॉकेट से रिमूव हो जाएगा। अब जब उस पर्टिकुलर हाइट पे जाके जो सैटेलाइट को वेलोसिटी मिली है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है। ठीक है, जिसे यहाँ पर हम मैम स्पेस स्टेशन को भी हम रॉकेट से ही भेजा था हमने। मैम फिर जो स्पेस स्टेशन है उसे भी रॉकेट से ही भेजा था। कौन सा स्पेस स्टेशन? स्पेस स्टेशन तो बनाए जाते हैं ना। हाँ तो मैम बिल्कुल, हर ऊपर ही चीज, बनाते हैं। हाँ हर चीज लेके जाते हैं ना रॉकेट के थ्रू ही। ठीक है, रॉकेट तो एक ले जाने का चीजों को ले जाने का माध्यम हो गया रॉकेट, रॉकेट पे ही जा सकती हैं सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद अब
ऑर्बिटल वेलोसिटी कंप्लीट हो गई। मैम इसमें ग्राफ कौन कौन से हैं? ग्राफ भी आते हैं मतलब? ग्राफ तो वही आएंगे जो भी तुम्हें बॉडीज का कराया ना, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का, तो सेम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ग्राफ है वो ही यहाँ पे सब छिप जाएंगे सारे। ठीक है, अभी मैं तुमसे कहूं कि अर्थ की ग्रेविटी का ग्राफ बनाओ, जी वर्सेस आर, कौन सा ग्राफ बनाओगे बताओ? चलो, स्मॉल जी वर्सेस आर ग्राफ बनाओ। अर्थ की ग्रेविटी का आर के साथ ग्राफ चाहिए, क्या बनाएंगे? मैम लीनियरली इंक्रीजिंग। अच्छा, अच्छा जी, अभी क्या सेंटर पे ग्रेविटी कितनी हो जाती है? हम्म, 0। जी और आर का ग्राफ, अर्थ कैसी है? सॉलिड स्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा? पहले यहां से बढ़ना शुरू होगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, फिर अर्थ की सरफेस पर जाके मैक्सिमम हो जाएगी ना, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग होना शुरू कर देगी। ये बनेगा जी वर्सेस आर ग्राफ। सॉलिड स्फीयर वाला बना दो। अभी क्या बोला था? जी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फील्ड का कौन सा वाला ऑब्जेक्ट में काम करेगा? सॉलिड स्फीयर वाला, तो सॉलिड स्फीयर का ग्राफ बना दो। तुमने तो यही गलत कर दिया। इसके बाद ग्रेविटेशनल डिक्रीज होता है। किसके बाद? हाँ, सरफेस के बाद होगा नहीं, सबसे मैक्सिमम तो अर्थ की सरफेस पर है ना, यहाँ पर मैक्सिमम है फील्ड। जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाते जाओगे फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा ना, ये आउटसाइड है। तो मैम फिर स्टार्टिंग में जब डेप्थ में जाते हैं तो इंक्रीज होता है। नहीं, वहां भी डिक्रीज होगा। ओके। डेप्थ में जाओगे तो भी डिक्रीज होगा, सरफेस पे मैक्सिमम है, नीचे जाओगे तो भी डिक्रीज, ऊपर जाओगे तो भी डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज होगा, ये इनसाइड वाला केस है। तो मैम वो इनसाइड, कौन सा होता है इसमें? हम्म, इसमें उल्टा ग्राफ बनता है। किसका? मैम एक क्वेश्चन आया था पहले किसी वो टेस्ट में, उल्टा। हाँ हाँ, वो पोटेंशियल के होंगे, पोटेंशियल का नेगेटिव में होगा ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनेगा ग्राफ। मैम वो बनाने पर किसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल का बनाऊं? ये तो जी का है। क्वेश्चन भेजो कोई। मैम वो सेम ग्रेविटेशन का था ग्राफ। फील्ड नेगेटिव थोड़ी होगी, फील्ड तो पॉजिटिव ही रहेगी। पोटेंशियल देख नेगेटिव, लिया तो उसमें वो बता पोटेंशियल दो। नेगेटिव में जाएगा। क्वेश्चन भेज देना, ठीक है। उसके बाद अभी सुनो, अब हम थोड़ी सैटेलाइट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। हम्म, क्या है सैटेलाइट का डिस्कशन? देखो, ये क्वेश्चन सारे घर पे बैठ के ट्राई कर लेना, सारे लग जाएंगे। देखो, अब क्या है कि बेटा कोई सैटेलाइट है, ठीक है, मान लो ये हमारा कोई सैटेलाइट, ये मेरी एक ऑर्बिट है, अर्थ है, ये अर्थ की हाँ, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। मान लो कोई सैटेलाइट इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है ना, इस तरीके से ये सैटेलाइट कोई ऑर्बिट कर रहा है इस वाले मोशन में, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के पास बेटा दो तरीके की एनर्जी होती है। क्या? दो तरीके की एनर्जी होंगी। क्या? अगर कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में है, उसके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इन दोनों को मिलाने के बाद एक एनर्जी बनेगी। क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ में आई? कोई भी अगर मेरा सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, उस सैटेलाइट के पास दो तरीके की एनर्जी है, एक तो काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? ये यहां पर आ जाओ, ये नहीं, ध्यान से सुनना, 5-10 मिनट की कॉन्सेप्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपनी अर्थ, मैंने क्वेश्चन भेजा था। रुक जा पहले अब्दुल्ला, ये सुन ले। ये क्या है? अर्थ है, और ये मेरे कोई सैटेलाइट है जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। इस सैटेलाइट के पास दो तरीके की एनर्जी है, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। इन दोनों को मिलाने के बाद टोटल एनर्जी आएगी, ठीक है।
हमें कोई भी सैटेलाइट अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो उसकी टोटल एनर्जी निकालनी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फॉर्मूला देखो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, यहां पर कैसे लिखोगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस कहां से लेंगे बेटा? अर्थ के सेंटर से, है ना, बीच से। तो देखो ये अर्थ का सेंटर कितना हो गया r प्लस ऊपर कितनी हाइट है सरफेस से? h हाइट ऊपर है, तो r प्लस h। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, और इसको क्या लिख सकते हो? माइनस जी एम ई m अपॉन स्मॉल r। ठीक है, वही स्मॉल r जो है r प्लस h है, 100 बार बता चुकी हूँ। ठीक है, ये हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आती है काइनेटिक एनर्जी। अब देखो तुम्हारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी अभी निकाली है? gm अपॉन r, बट यहाँ पर r फिर से किसके बराबर होगा बेटा? r प्लस h। ये याद रखना, हमेशा r को अर्थ की सेंटर से लेना पड़ेगा, ना कि सरफेस से। तो मान लो अगर कोई सैटेलाइट h हाइट ऊपर उड़ रहा है सरफेस से, ये r है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी निकाली थी, कितनी आई थी? अंडर रूट gm अपॉन r। तो ये r यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा? r प्लस h। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर है, तो यहाँ पर gm अपॉन r प्लस h एज इट इज आ जाएगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना बना बेटा? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 इंटू r प्लस h। ये याद रहेगा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, यस मैम। gm अपॉन 2r प्लस h, और r प्लस h को स्मॉल r भी लिख सकते हो, gmm अपॉन 2r। ठीक है, तो यानी यहां से मैं बात करूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितना आया? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का आधा, यही आया है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का आधा आया ना, 1/2 टाइम्स। यस टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? टोटल एनर्जी बेटा नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी है उसका आगे नेगेटिव साइन लगा दो, माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन 2r। क्या यही फॉर्मूला तुमने न्यूक्लियस के केस में नहीं पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही पढ़ा था। यस मैम। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है बिल्कुल। ठीक है, अब क्यों याद करना है देखो, पहले ये फॉर्मूला याद करो। पोटेंशियल एनर्जी वही है gmm अपॉन r, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, v यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी रख दो तो gmm बाय 2r हो गया। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव। बस ये दो फॉर्मूले यहां से याद कर लो। अब मैंने ये फॉर्मूले क्यों याद कराए हैं, ध्यान से सुनो। ये फॉर्मूले इसलिए मैंने याद कराए हैं तुम्हें। अब मैं तुमसे कहती हूं, क्या कहती हूं कि बेटा सपोज करो मेरे पास ये एक सैटेलाइट है इस ऑर्बिट में, ठीक है। मुझे इस सैटेलाइट को क्या करना है? रिमूव कराना है, यहां से अनबाउंड कराना है। मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड। कैसे निकालोगे बताओ? फाइंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द ऑर्बिट। क्या चाहिए? मैम इसका मास और वो बीच का गैप, हाइट। हाँ, यहाँ पर चाहिए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब क्या? अब याद रखो, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को बांध के रखने के लिए क्या चाहिए थी? बाइंडिंग एनर्जी। अगर उतनी ही एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करती तो न्यूक्लियस क्या हो जाता? बिखर जाता ना अपनी अपनी में। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में बिखर जाता। सिमिलरली जो ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी क्या है? देखो पढ़ो यहां से, बाइंडिंग एनर्जी। क्या है बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी है टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी ने ही क्या कर रखा है? सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में बांध के रखा हुआ है। अगर तुमने एक्सटर्नली बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कर दी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो नेगेटिव में है, अगर आपने एक्सटर्नली प्रोवाइड कर दी यानी पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी दे दी, तो सैटेलाइट उस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या लिखा है? इट इज क्लियर दैट इफ सैटेलाइट इज गिवन एनर्जी विच इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी, दैट मीन्स टोटल एनर्जी का पॉजिटिव दे दो, तो सैटेलाइट क्या हो जाएगा? एस्केप कर जाएगा।
बात समझ में आई? तो इसका मतलब अगर तुमसे सवाल पूछा गया है कि मुझे इस सैटेलाइट को इस पर्टिकुलर ऑर्बिट से एस्केप कराना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो क्या निकालना है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निकालनी है। बस साइन क्या होना चाहिए उसका, पॉजिटिव। बात समझ में आई? आर प्लस एच, बस यही करना है, GMM/2 × R+H। क्लियर हुआ बेटा? हेलो, मैम क्लियर? पहले भी उसके बाद टोटल एनर्जी कुछ होगी हाँ, क्या होगी? और हम और दे दी हमने। नहीं नहीं, देखो उसको जो रोक के रखा हुआ है ना, वो एनर्जी नेगेटिव है। कितनी? जैसे बाइंडिंग एनर्जी थी ना, उस न्यूक्लियस को बांध के रखा हुआ था बाइंडिंग एनर्जी ने, उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी अगर यस तुमने बाहर से दे दी तो न्यूक्लियस बिखर जाएगा। सिमिलरली ये है कि इस जो सैटेलाइट को बांध के रखने वाली एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है नेगेटिव में। अगर तुमने एक्सटर्नल वो एनर्जी दे दी, यानी तुमने एक्सटर्नल दी है, तो वो एनर्जी पॉजिटिव हो गई। तो सेम एनर्जी अगर बाहर से उस सैटेलाइट को मिल गई तो सैटेलाइट एस्केप कर जाएगा। गॉट इट? तो ये बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है उस केस में। उस अगर सैटेलाइट को एस्केप कराना है तो क्या फाइंड करनी है, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी क्या है भाई, टोटल एनर्जी है। क्या है बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो इसीलिए मैं कह रही थी इनके फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी हैं। और क्या हो सकता है, देखो और कैसे हो सकता है, मान लो मैं क्या कहूंगी कि ये मेरी अर्थ है, मेरे पास इस अर्थ की 2 ऑर्बिट हैं, ठीक है। मेरे पास ये सैटेलाइट फिलहाल इस ऑर्बिट में है जो रेडियस R1 पे है। मैं चाहती हूं कि इस सैटेलाइट को तुम R1 से R2 पे पहुंचा दो। हम क्या चाहते हैं कि जो ऑर्बिट अभी जो तुम्हारा सैटेलाइट है R1 में, इसको तुम R2 वाली ऑर्बिट में पहुंचा दो। तो कैसे, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? मैं तुमसे कह रही हूँ कि बेटा मैम एक, पहले हम R2 के लिए एनर्जी निकाल लेंगे और जो R1 वाली है उसे माइनस कर देंगे, तो उतनी एनर्जी देने पे वो चली जाएगी। हाँ, दोनों ऑर्बिट्स की टोटल एनर्जी निकाल लो। देखो यहाँ पर टोटल एनर्जी का ही खेल है। आप क्या करो, जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी क्या निकाल लो, टोटल एनर्जी। अब R1 वाली जो ऑर्बिट है इसकी क्या निकाल लो, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी फाइनल, टोटल एनर्जी इनिशियल, और यही क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड। करेक्ट? बात समझ में आ रही है भाई? यही तो एनर्जी रिक्वायरमेंट है। क्या, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। बोलो, ये समझ में आया? अगर आपको सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाना है, अब एक ऑर्बिट के पास अपनी खुद की एनर्जी है जो सैटेलाइट, अब वही बात है कि भाई एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन तभी आ सकता है जब उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी हो। सिमिलरली उस ऑर्बिट में वही सैटेलाइट एग्जिस्ट करेगा अगर वो उस ऑर्बिट की एनर्जी लेके आएगा। बात समझ में? अगर उसको दूसरी ऑर्बिट में जाना है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा ना। तो कितनी एनर्जी दोगे, तुम्हें उस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी निकालनी है। अब भाई उस वाली पहली वाली में कितनी थी टोटल एनर्जी, वो उन दोनों का डिफरेंस, वही तो एक्सटर्नल देना पड़ेगा, है ना। तो सेम वही सिनारियो है, तो इसीलिए टोटल एनर्जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर हुआ? बोलो। यस हाँ, अब एक चीज ये याद रखना, टोटल एनर्जी 2 तरीके से आई है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फिर देख लेना, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं तुम्हें कल कराऊंगी वैसे, डोंट वरी। तो जो आज कराया है ये फॉर्मूले पढ़ के आना आज, और जो ये क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्वेश्चन भेजा था, एक बार आप बता देते वो क्वेश्चन क्या है। वेट, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस भी करके आना। अब्दुल्ला, thematic is bent to form a semi the point mass is kept at the center and the gravitation। हाँ ठीक है, इसमें क्या है, एक एक वायर है, उसको तुमने सेमी सर्कल में बांध दिया, एक पॉइंट को सर्कल में सेमी सर्कल, बताओ ये वाला क्वेश्चन तो जैसे तुमने उसमें किया हुआ है ना, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया है ना, कि मान लो मेरे पास क्या है, हमने एक वायर को सेमी सर्कल में बना दिया, ठीक है। यहाँ सेंटर पर मैंने क्या रख दिया, एक स्मॉल मास रख दिया। क्या इस सेमी सर्कल का मेरे पास मास है, अरे कुछ नहीं है इसमें। तो ये मेरे पास कैपिटल M है और इसकी लेंथ L है वायर की, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, इसका रेडियस निकाल लो, 2 पाई
सॉरी नॉट पाई, L by पाई आर इक्वल्स टू L एल, by pi। आर इक्वल्स टू एल अपॉन पाई। ठीक है, तो इसकी मेरे पास रेडियस हो गई एल बाय पाई। ठीक है, तो क्या बोला है, सेंटर पर क्या निकालना है, फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास m। हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते थे ना हर ऑब्जेक्ट मास के लिए, मैटरिंग व मास डेंसिटी ऑफ मास m। क्या था फॉर्मूला, 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा बाई 2, कुछ ये फॉर्मूला था ना, तो यही हो जाएगा 2। ये था मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का। फोर्स चाहिए तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल m से। ठीक है, तो 2k की जगह क्या हो जाएगा g, लैम्डा इज द मास डेंसिटी। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा मेरे पास, पाई आर, एक आर और है तो आर स्क्वायर हो गया, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो बस एक m से और मल्टीप्लाई कर दो, और मेरे पास रेडियस की वैल्यू एल बाय पाई है आर यहाँ पे, तो आर रेडियस की वैल्यू रख दो 2g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन पाई एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कट गया, एक पाई ऊपर चला जाएगा। कुछ यही आंसर आ रहा है क्या? अभी देखनी है मैंने। देखो इसमें तुमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लो ना एम पे, हम तो फील्ड तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमने डिफरेंट बॉडीज की वजह से फील्ड निकालना सीखा है। ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड मल्टीप्लाई बाय मास, है ना, स्मॉल m, जो कि तुमने सेंटर पे रखा हुआ है। क्या मैंने सेंटर पर तुम्हें किसी भी आर्क की वजह से फोर्स फील्ड निकालना नहीं सिखाया था? याद करो ये फॉर्मूला, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, किसी भी आर्क की वजह से, तो वो सेम चीज यहाँ पर कर लो अब्दुल्ला। ओके मैम। मैम एक बार आंसर क्या आया वैसे? ये आया ना 2g m स्मॉल m अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख लेना। क्या है आंसर? मैम सही आया है। आर की वैल्यू रख लेना, बट अभी आर लिखी नहीं है। ठीक है, मैम रख तो दिया आपने शायद। हाँ मैम ये 2 पाई जी एम एम अपॉन में एल स्क्वायर आया। हाँ ये रहा। ठीक है, तो देख लो ये किससे निकाला है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे इतना काम करके आ चुके हैं, तो अब थोड़ी ना हम चीजें सॉल्व करेंगे, सारी निकलवाया था ना मैंने आप लोगों को, हर एक आर्क की वजह से, कि आर्क का फॉर्मूला क्या याद रखना है, क्या याद रखना है बेटा आर्क का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी आर्क की वजह से फॉर्मूला लिखवाया था ना, ये कोई भी आर्क हो, आर्क का मतलब क्या है, सेमी सर्कल है, इस तरीके से है, 90 डिग्री है ना, अगर मुझे एंगल दे दिया किसी भी आर्क का, तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगी 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। बात समझ में आ गई? तो ये वो तुम्हें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस पॉइंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही फोर्स निकाल लो मास से मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ा सा देखो दिमाग तो चलाना पड़ेगा, फिजिक्स में बिना दिमाग चलाए तो होगा नहीं, बट फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, अगर एक बार पल्ले पड़ गई तो फिर बहुत आसानी से सवाल निकल जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया तो आसान हो जाएगी चीज। ओके देन एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। थैंक यू। क्वेश्चन पढ़ लेना 2-4, थ्योरी पढ़ के आ जाओ, थ्योरी से काम नहीं चलेगा, अब क्वेश्चन लगाना सीधे।